चैप्टर 2 में सिर्फ दो सेक्शन है, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 3A। सेक्शन 3 ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में दिया गया है और सेक्शन 3A इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में बताया गया है। दोनों में डिफरेंस है। डिजिटल सिग्नेचर इज ए सबसेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। यदि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेरा इतना बड़ा है तो इसका एक छोटा सा हिस्सा मेरा डिजिटल सिग्नेचर है। ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है तो इसके अंदर एक छोटा सा डिजिटल सिग्नेचर है, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का एक पार्ट है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों कैसे यूज करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। प्लस ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमारा अमेंडमेंट के बाद 27 अक्टूबर 2009 को इफेक्टिव हुआ था, ऐड किया गया था। इसी तरह से ये डिजिटल सिग्नेचर भी हमारा ऐड हुआ था 27 अक्टूबर 2009 को, ये इफेक्टिव हुआ अमेंडमेंट के बाद। तो ये दो सेक्शन इस चैप्टर के मेन पार्ट हैं। इस चैप्टर को डिस्कस करने के पहले हम कुछ इसके टेक्निकल पार्ट को देखेंगे। जनरली ये दो सेक्शंस टेक्निकल पार्ट है, तो सबसे पहले हम उस टेक्निकल कंसेप्ट को समझेंगे कि इस टेक्निकल कंसेप्ट में इसका क्या मीनिंग है। इस जगह पे दो टर्म यूज किया गया है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन। ये दो चीजें क्या है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द सब्सक्राइबर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ टेक्निकल टर्म है क्रिप्टो। क्रिप्टो का फुल फॉर्म होता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है, यदि हम अपना कोई टेक्स्ट, सपोज हमारा ABC कोई टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं फ्रॉम सिस्टम A टू सिस्टम B। बीच में हमारा इंटरनेट है। A हमारा इंडिया में हो सकता है, B किसी और कंट्री में हो सकते हैं। यदि A से हम B पर ये डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं फ्रॉम सिस्टम A टू सिस्टम B, तो वैसे केस में इस शेयर्ड मीडिया जो हमारा इंटरनेट है, इस ये पब्लिक प्लेस है, इस पब्लिक प्लेस से हमारा जो सेंड किया हुआ डेटा ABC है, वो डायरेक्ट यदि हम सेंड कर दें तो कोई भी इसे समझ सकता है क्या मैसेज है और इसका मिसयूज कर सकता है। तो हम डायरेक्ट मैसेज नहीं भेजकर हम इसकी कोडिंग करते हैं, और इसी कोडिंग को करने के लिए हम जिस सिस्टम को पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो और क्रिप्टोग्राफी। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है, ओरिजिनल टेक्स्ट जो हमारा मैसेज कहलाता है, और IT के फील्ड में इसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहेंगे जो डिजिटल फॉर्म में है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को यदि हम डायरेक्ट सेंड कर दें तो कोई भी शेयर्ड मीडिया पर इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका अनऑथराइज एक्सेस ना हो, ओनली ऑथराइज यूजर ही इसको एक्सेस करें। इसके लिए हम इस टेक्स्ट को, जो प्लेन टेक्स्ट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इसको हम कोड में कन्वर्ट करेंगे। इस कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ की यूज करते हैं, और ये की हमारा सीक्रेट होता है। यदि इस की को कंप्रोमाइज हो गया तो वैसे केस में हमारा फिर CD से ओरिजिनल टेक्स्ट आ सकता है। इस जगह पर हमने मैसेज लिया है ABC। यदि इसके हर एक कैरेक्टर को नेक्स्ट सेकेंड कैरेक्टर पर यदि हम सेंड कर दे तो A से ABC, A का सेकेंड नेक्स्ट कैरेक्टर होगा C, B का सेकेंड कैरेक्टर D और C का सेकेंड कैरेक्टर CDE होगा। तो ये ABC हमारा कन्वर्ट हो गया CDE में। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और प्लेन टेक्स्ट। ये मेरा कहलाता है क्रिप्टोग्राफी के सेंस में साइफर टेक्स्ट, और ये IT एक्ट के अंदर में इसको हम लोग इनकोडेड कोड कहेंगे। अब ABC से CDE में लाने के लिए हमने यहाँ पर की का यूज किया है 2 का मीनिंग हो गया A के बाद हमारा नेक्स्ट ABC। यदि हम अल्फाबेट यूज करें तो A के बाद जो नेक्स्ट सेकेंड हमारा कैरेक्टर होगा वो C पड़ता है। तो हर एक कैरेक्टर को हम नेक्स्ट 2 कैरेक्टर से
और सिंबल से हम एक्सीड कर दें तो ए हमारा कन्वर्ट होकर होगा सी, बी हमारा डी और सी हमारा ई होगा। अब इस सी डी ई को यदि इस इंटरनेट के थ्रू हम किसी को सेंड करें तो इसका क्या मीनिंग है, जब तक ये की हम नहीं बताएंगे वो नहीं समझ पाएंगे। कोई भी यदि थर्ड पार्टी इसको यूज करता है या कोई हैकर इसको यूज करना चाहे तो इसकी मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन यदि उनको ये की मिल गया तो वो भी इसको डिकोड कर सकते हैं। तो इस प्लेन टेक्स्ट से इस साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस कहलाएगा ABC टू CDE, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इनक्रिप्शन। इसको हम कहेंगे इनक्रिप्शन। और इस साइफर टेक्स्ट पर इसी की से हर एक लेटर को यदि 2 लेटर हम बैक कर दें तो वैसे केस में सी का ए होगा, डी का बी होगा और ई का हमारा सी होगा। तो इस तरह से इस CDE का ओरिजिनल टेक्स्ट मिल जाएगा। साइफर टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट से ABC में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस कहलाता है दैट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। तो यहाँ 2 तरह के टर्म यूज करते हैं, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। यहाँ पर हमारा की 2 है। इनक्रिप्शन के लिए भी हमने 2 को ही यूज किया और डिक्रिप्शन के लिए भी हमने 2 को ही यूज किया। यदि सेम की से हम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करें तो ऐसे क्रिप्टोग्राफी सिस्टम को हम सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम कहते हैं, जिसमें सिंगल की ही इनक्रिप्शन के लिए भी काम आता है और डिक्रिप्शन के लिए भी काम आता है। ऐसे की को हम सेशन की कहते हैं और इस सेशन की को जनरेट करने का जो हमारा तरीका होगा वो यहाँ पे हमने 3 मेथड दिए हैं, CAST, कास्ट, कार्लिस्ले, एडम्स एंड स्टैफोर्ड ट्रैवर्स, आइडिया इंटरनेशनल डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम एंड 3DS यानी ट्रिपल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इनमें से किसी से भी आप सेशन की जनरेट कर सकते हैं। जब हम बड़े मैसेज को सेंड करते हैं तो वैसे केस में सेशन की से ही हम इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। प्राइवेट की का एल्गोरिदम काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, छोटे से टेक्स्ट को भी इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, प्लस उसकी प्रोसेसिंग हाई स्पीड सिस्टम पर ही फास्ट हो पाते हैं। तो ये हमारा कुछ टेक्निकल इशू है कि बड़े मैसेज को हम एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम से इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ क्रेडेंशियल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है, छोटे मैसेज होते हैं, उन्हीं को हम इस एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं। सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के केस में सिंगल की से हम इनक्रिप्शन भी करेंगे और डिक्रिप्शन भी करेंगे। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के सेट को ही हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं या क्रिप्टो सिस्टम कहते हैं। ऐसा टेक्निक जिसमें इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और इसकी को कैसे हम जनरेट करें, इसकी एनालिसिस वगैरह जहाँ पे भी हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो सिस्टम। तो यहाँ पर ये सेशन की हमारा 2 हो गया, इस 2 से हम इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इस जगह पे सेशन की बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल हमारा सेशन की नहीं हो सकता। कास्ट, आइडिया, 3DS से यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये की काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसको जनरेट करना इतना आसान काम नहीं होता। ये हम सिर्फ समझाने के लिए बहुत सिंपल की रखा है 2, ताकि आपको हम समझा सकें कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। इसी क्रिप्टोग्राफी को हम क्रिप्टो कहते हैं। जब सेम की से इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो तो ऐसे मेथड को हम सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम कहेंगे और इसका भी यूज हम लोग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ट्रांसमिट करने में और ऑथेंटिकेट करने में। नेक्स्ट जो हमारा मेथड होता है, इनक्रिप्शन के लिए हम अलग की यूज करें, डिक्रिप्शन के लिए अलग की यूज करें, जिनका रिलेशन मैथमेटिकली एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो वैसे क्रिप्टो सिस्टम को जिसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के अलग अलग की यूज होंगे उसको हम एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम कहते हैं, जिसमें 2 की यूज होते हैं, एक प्राइवेट की और दूसरा पब्लिक की। प्राइवेट की से हम इनक्रिप्ट करते हैं और पब्लिक की से हम उसको डिक्रिप्ट करते हैं। लेकिन आईटी एक्ट के अंदर प्राइवेट को हम लोग क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं और पब्लिक की को हम लोग वेरीफाई करने के लिए यूज करते हैं। आईटी के केस में
इस प्राइवेट और पब्लिक का टेक्निकल यूज अलग है। प्राइवेट का मतलब क्रिएट करना और पब्लिक की का मतलब वेरीफाई करना। जबकि क्रिप्टोग्राफी के केस में प्राइवेट का मतलब होता है इंक्रिप्शन करना और पब्लिक की का मतलब होता है डिक्रिप्शन करना। तो ये टेक्निकल टर्म है। आप क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात कीजिए, आईटी एक्ट में इसको क्रिएट और वेरीफाई की बात कीजिए। तो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में दो की यूज करेंगे, प्राइवेट की और पब्लिक की। इस प्राइवेट की और पब्लिक की को जनरेट करने के लिए हमने यहाँ पे दो एल्गोरिदम दिया है, आरएसए और डीएसएस। यदि आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड वीडियोस लिंक दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। और जिनके लिंक नहीं दिए हुए हैं उनको आप नेट पर भी देख सकते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है क्रिप्टोग्राफी का। इस जगह पे एबीसी हमारा प्लेन टेक्स्ट कहलाएगा और सीडीई हमारा साइफर टेक्स्ट कहलाएगा। Plain text to ciphertext is called encryption, and ciphertext to plain text to ciphertext encryption, and ciphertext to plain text, इस ciphertext से plain text को लाना डिक्रिप्शन कहलाएगा। सेम की हो तो सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है, और अलग अलग की हो तो इसको हम लोग एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम कहेंगे। इस एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में प्राइवेट की और पब्लिक की को क्रिएट करने का जो एल्गोरिदम होगा वो मेरा आरएसए, जिसका फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है डीएसएस, डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये दो एल्गोरिदम हमने यहाँ पे दिया है। क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में दो टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मीनिंग होता है ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस द रिसोर्स और डेटा और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और इंटीग्रिटी का मीनिंग होता है ओनली ऑथराइज यूजर कैन मॉडिफाई द डेटा और रिसोर्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सिर्फ ऑथराइज यूजर ही उसको चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रिटी कहलाएगा। और कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस और यूज द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डेटा। इस कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम लोग ऑथेंटिकेशन देखते हैं, ओनली ऑथराइज यूजर। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हम जिस सिस्टम को यूज करते हैं उसमें एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का प्राइवेट की और पब्लिक की कहलाता है। यहाँ पर इंटीग्रिटी को शो करने के लिए हम लोग हैश फंक्शन को भी यूज करते हैं। और बेसिकली हैश फंक्शन को यूज करने का रीजन होता है कि हमारा जो भी डेटा होता है, जो मैसेज होते हैं, वो मैसेज काफी बड़े बड़े होते हैं। यदि मान लीजिए कि हमारा कोई एक पैराग्राफ है, कोई एक बुक है, तो उसके जो डेटा होगी वो बहुत बड़ी डेटा होगी। और इस बड़े डेटा को हम यदि ट्रांसमिट करना चाहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वैसे केस में उतने बड़े डेटा का हम लोग एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम से इनक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ ऐसा टेक्निक यूज करते हैं कि इससे जो हमारा कोड मिले वो काफी छोटा हो। तो इस छोटे कोड के लिए यदि हमारा मान लें कि 100 MB का कोई डेटा है, 100 MB के डेटा को यदि हम इसको केबी में कन्वर्ट कर पाए किसी तरीके से, तो केबी डेटा को, किलोबाइट डेटा को इजीली भेजा जा सकता है 100 MB की जगह पे। तो इसके लिए हैश फंक्शन यूज करते हैं। हैश फंक्शन में हम बड़े डेटा को छोटे डेटा में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली हैश फंक्शन एक तरह का डिवीजन है जिसमें बड़े साइज के डेटा को छोटे साइज में कन्वर्ट करते हैं। इस हैश फंक्शन का जो मेथड होता है उसमें दो एल्गोरिदम यूज करते हैं, MD5 जिसका फुल फॉर्म होता है मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम 5, और SHA सिक्योर हैश एल्गोरिदम। दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम MD5 को यूज करता है किसी एल्गोरिदम में, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में SHA यूज होता है, किसी में दोनों अवेलेबल्स होते हैं। ये यूजर पर या ऑप्शन की बेसिस पे दिए होते हैं, आप जिनको चाहें उनको यूज कर सकते हैं। तो हैश फंक्शन, मान लीजिए कि हमारा कोई मैसेज है, इस मैसेज को हम इस हैश फंक्शन में, जो कि एक डिवीजन है, और इसी डिवीजन को शो करने के लिए हम H सिंबल यूज यदि करते हैं, तो H फंक्शन में यदि हम मैसेज का इनपुट करें तो जो मैसेज का साइज है, सपोज कीजिए हमारा साइज है 100 MB, इस 100 MB को
हम इस हैश फंक्शन में यदि पास कर दें, इनपुट कर दें, तो ये इसकी साइज सपोज करें 100 KB में कन्वर्ट कर दिया, तो 100 KB की साइज काफी छोटा होगा और ये हमारा जो कोड बनेगा, इसी कोड को हम हैश कोड कहेंगे और इस हैश कोड को हम दिखाएंगे स्मॉल h से। ये मेरा हैश कोड कहलाएगा और इसको हम दिखाएंगे स्मॉल h से। तो इसको हम लोग यूज करेंगे एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में जब ऑथेंटिकेशन का काम करेंगे तब। तो ये हैश फंक्शंस हो गए। इधर सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम से जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक की को यूज करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 3 के क्लॉज 1 को देखते हैं। सेक्शन 3 में ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आई मीन डिजिटल डेटा, कोई भी डिजिटल डेटा जो डिजिटली स्टोर्ड है वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो सकता है। और ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का क्या मीनिंग है, इसके लिए हमें यहाँ पे 3 टर्म को यूज करना होगा, देखना होगा कि क्या होते हैं। एनी सब्सक्राइबर, पहला तो सब्सक्राइबर होगा, में ऑथेंटिकेट, दूसरा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होंगे, देन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा एंड बाय अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर। तो 4 पार्ट हो गए इसके, सब्सक्राइबर, ऑथेंटिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर। इसका क्या मीनिंग है? सब्सक्राइबर उसे कहते हैं जो अपने प्राइवेट की को यूज कर इंक्रिप्शन करते हैं, जो भी इंक्रिप्शन का काम होगा, यानी इसको हम कहते हैं सिग्नेचर क्रिएट करना। तो ये जो सिग्नेचर क्रिएट होगा अपने उनके सब्सक्राइबर के प्राइवेट की से, इसी को हम कहते हैं अफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड। ऑथेंटिकेट कहने का मतलब ऑथराइज यूजर, और सब्सक्राइबर कोई भी सब्सक्राइबर हो सकते हैं जो इसको यूज करना चाहते हैं। इसको हम फिगर से देखते हैं और देन हम लोग क्लॉज 2 पे आएंगे। नेटवर्किंग के केस में सब्सक्राइबर को हम लोग सेंडर कहते हैं और जो अदर पर्सन, एनी पर्सन्स होते हैं, उसको हम रिसीवर कहते हैं। यहाँ पर हम सब्सक्राइबर और एनी पर्सन्स का टर्म यूज करेंगे, जिसको हम यहाँ पे ए से डिनोट कर रहे हैं और एनी पर्सन हमारा बी है। ए और बी ये हमारे नेटवर्क में होंगे। एक्चुअली ऑथेंटिकेशन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का करते हैं तो उसके अंदर नेटवर्किंग होती है। नेटवर्किंग का मीनिंग हो गया कि हमारा एक या एक से अधिक सिस्टम आपस में कनेक्टेड हो, तो वो एक नेटवर्क कहलाता है, चाहे वो वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड हो या वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड हो। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के बीच कम्युनिकेशन वायरलेस के थ्रू होता है। इसी तरह से जब आप एग्जाम देते हैं डिजिटल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में सिस्टम एक दूसरे से वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ताकि हम एक सिस्टम के इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दूसरे जगह पे हम ट्रांसमिट कर सकें। तो यहाँ हमारा ए है। और एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में अभी जस्ट हमने देखा कि एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में हम लोग 2 तरह के की यूज करते हैं, एक इंक्रिप्शन के लिए अलग और दूसरा डिक्रिप्शन के लिए अलग। तो एसिमेट्रिक में जितने भी हमारे यूजर्स होंगे, जिनको कि हम आईटी एक्ट में सब्सक्राइबर कहेंगे, उनके अपने प्राइवेट की होंगे और उनके अपने पब्लिक की होंगे। तो यहाँ पर यदि ए का हम पब्लिक की यूज करना चाहें या ए के पब्लिक की को दिखाना चाहें, तो ए के पब्लिक की को हम पी यू से दिखाएंगे, पी यू। और चूंकि ये ए का पब्लिक की है इसलिए इसमें हम सफिक्स लगाएंगे ए। और ए के प्राइवेट की को हम दिखाएंगे पी आर से। पी आर स्टैंड्स फॉर प्राइवेट की ऑफ ए। ए के लिए हम यहाँ पे ए का सफिक्स लगाएंगे। इसी तरह से हमारा बी का भी अपना प्राइवेट की और पब्लिक की हो सकता है। इस जगह पे इस दो की को जनरेट करने के लिए हम RSA एल्गोरिदम को यूज करते हैं और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो ओपन SSL कहलाता है। ये अपना ये दो की क्रिएट करेंगे और इस दो की में प्राइवेट की को ये सीक्रेट रखेंगे और पब्लिक की को
ये अपने नेटवर्क में जिनके साथ इनको कम्युनिकेट करना है उनको वो शेयर करेंगे किसी मीडिया के थ्रू। इसको शेयर करने के लिए ही डिजिटल सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को हम लोग अपॉइंट करते हैं और उसका यूज करते हैं। तो एक अपने पब्लिक की और प्राइवेट की दो की हो गए। अब यदि ये हमारा सब्सक्राइबर है, ये कोई मैसेज क्रिएट करना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहता है, इंक्रिप्शन करना चाहता है, तो ये अपने प्राइवेट की से उसको इनक्रिप्ट करेंगे। और चूंकि इनका पब्लिक की बी के पास अवेलेबल है, इनके नेटवर्क में है, इनसे ये अपना मैसेज शेयर करना चाहते हैं, तो वैसे केस में ये अपने पब्लिक की को बी के पास शेयर करेंगे। तो एक आप पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों अवेलेबल है, लेकिन ए के पास प्राइवेट की सीक्रेट है और ये अपने पब्लिक की को अपने नेटवर्क में ट्रांसमिट करेंगे। यही चीज यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि यदि हमारा कोई मैसेज है जो डिजिटल फॉर्म में दिया हुआ है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहते हैं, इस मैसेज को हम हैश फंक्शन में डालेंगे। हैश फंक्शन हमारे बड़े मैसेज को छोटे कोड में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम हैश रिजल्ट कहते हैं, और इसको हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। इस स्मॉल एच से आप इस मैसेज को चाहेंगे कि हम रिकवर कर ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी छोटे फॉर्म में होते हैं। अब इस जगह पर जो हमारा एच आया है, इस एच को हम इस सब्सक्राइबर ए के प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करते हैं, जो अभी हमने आपको इनक्रिप्शन बताया। तो इसी इनक्रिप्शन को हम डिजिटल सिग्नेचर कहेंगे, या इसी को हम कहेंगे कि यहाँ पर सब्सक्राइबर ए ने अपना डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया, और इस तरह के ये इनक्रिप्टेड डेटा ये हम आगे सेंड करेंगे। यहाँ पर एक रूल भी आता है कि आपको ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जिसको इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी कहते हैं, वो, और इनक्रिप्टेड जिसको हम अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कह रहे हैं, दोनों ही इसी मैसेज का है। ये हमारा पहला जो हैश फंक्शंस में हम इसको पास किए, हैश रिजल्ट मिला, और इसको हम प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिए, तो ये जो इनक्रिप्टेड डेटा मिला, जिसको हम ईपी से डिनोट कर रहे हैं, ये डेटा हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा, और ये ओरिजिनल फॉर्म में जो हमारा डेटा जा रहा है वो इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे। ये दो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गए। इस ईपी को हम ईपी से डिनोट कर रहे हैं, और ये ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम एम से डिनोट कर रहे हैं। इन दोनों को हम यहाँ पे कॉन्कैटनेट करते हैं। और अभी जस्ट बताया कि मैसेज यदि बहुत बड़ा हो तो नेट पे टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम उसको जिप करते हैं। जिप का प्रोसेस होता है कि उस मैसेज को हम उसकी साइज को रिड्यूस कर दें। इसके लिए कई डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल्स होते हैं। जिप अनजिप करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इस फ्री सॉफ्टवेयर्स को। तो इस मैसेज को, जिसमें ईपी और एम, ये मेरा अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा, और ये एम हमारा इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा। इन दोनों को कॉन्कैटनेट कर इसको हमने जिप कर दिया, और इस मैसेज को हम अपने इंटरनेट पर ट्रांसमिट किया। इस इंटरनेट से अब रिसीवर बी, जो एनी पर्सन हो सकते हैं, वो इस जिप फाइल को और जिप डेटा को, जो कि एक नया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बन गया, उसको पहले वो अनजिप करेंगे। अनजिप करने से उनको ये कॉन्कैटनेटेड डेटा मिलेगा, और इस कॉन्कैटनेटेड डेटा को वो जब अलग करेंगे तो इसमें दो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे, एक ईपी और दूसरा एम। ईपी हमारा अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाएगा, एम हमारा इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा। इस ईपी पर जब हम एक एक की से, एक एक पब्लिक की जो बी के पास अवेलेबल है, जो हमारा एनी पर्सन है, वो इस ए के पब्लिक की से इसको डिक्रिप्ट करेंगे। ऑब्वियसली जब इन एच को हमने इनक्रिप्ट किया था तो ईपी मिला। ईपी को जब हम ए के पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेंगे तो हमें ये एच मिल जाएगा, और ये एच हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये एच और ये एच दोनों सेम है, लेकिन
ये जो ओरिजिनल मैसेज आ रहा था, इस ओरिजिनल मैसेज को कोई पर्सन यानी कि यहाँ पर बी इस मैसेज को उसी हैश फंक्शन में फिर से पास करेंगे। यदि हमारा मैसेज में कोई चेंजेस नहीं हुआ होगा तो ये हैश फंक्शन से जो भी कोड जनरेट होगा, जिसको हम यहाँ पर स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं, ये h इस h के इक्वल होगा या सेम होगा। यदि इस मैसेज में एक भी बिट का चेंजिंग होगा, एक भी कैरेक्टर का चेंजिंग होगा, तो ये h और ये h मैच नहीं कर सकते हैं। और ये न्यू हैश रिजल्ट और ये जो हमारा सेंड करने के समय हमने बनाया था वो h, यदि दोनों सेम मिल रहे हैं, इसका मीनिंग निकलता है, यदि सेम हैश रिजल्ट मिल रहे हैं तो इसका मीनिंग होता है कि जो मैसेज सेंड किया गया ए के द्वारा उसमें कहीं भी कोई चेंजेस नहीं आया है, यानी हमारा मैसेज ओरिजिनल है, इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये तो मैसेज कॉन्फिडेंशियल हो गया, लेकिन इसमें एक और भी कंसेप्ट आता है कि चूंकि हम इस ईपी को हम ए के पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पर निश्चित हो जाता है कि जो भेजने वाला यूजर है वो हमारा ए है, यानी भेजने वाला जो सब्सक्राइबर है वो हमारा ए है। तो इससे हमारा ऑथेंटिकेशन भी होता है, डिजिटल सिग्नेचर का भी काम हो गया, और मैसेज मेरा ओरिजिनल है या नहीं है। जो मैसेज ए ने, ऑथराइज यूजर ए ने जो सेंड किया और जिनको सेंड करना चाहते थे उनको सही फॉर्म में मिला कि नहीं, ओरिजिनल फॉर्म में मिला कि नहीं, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर पता चल जाते हैं। तो इस तरह से हम एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन को यूज़ करके ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हैं। ऑथेंटिकेशन करने के लिए ज़रूरी है कि हम सब्सक्राइबर के प्राइवेट की से उस मैसेज को इनक्रिप्ट करें और उन्हीं के पब्लिक की से उसको हम डिक्रिप्ट करें, तो ये श्योर हो जाता है कि जो भेजने वाला पर्सन है वो हमारा ऑथराइज यूजर है। अब इस सेंटेंस को यदि हम फिर से पढ़ें, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शंस एनी सब्सक्राइबर, यहाँ हमारा सब्सक्राइबर ए है, में ऑथेंटिकेट, ये ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि भेजने वाले ए ही हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, बाय एफिक्सिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पर इन्होंने अपना डिजिटल सिग्नेचर प्राइवेट की से इसको इनक्रिप्ट किया, तो ये डिजिटल सिग्नेचर कहलाएगा। आई थिंक इस सेंटेंस का मीनिंग आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्लॉज का क्या मीनिंग है। ये टेक्निकल टर्म है, थोड़ा समय लगेगा, पैसेंस रखिए, आप पैसेंस रखिएगा, ये सब अच्छे तरह से समझ में आ जाएंगे। सेक्शन 3 के फर्स्ट क्लॉज के एक एक टर्म का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके सेकंड क्लॉज में सेकंड क्लॉज का क्या मीनिंग है। सेकंड क्लॉज कहता है द ऑथेंटिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, द ऑथेंटिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, शैल बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम जिसमें प्राइवेट और पब्लिक की यूज होते हैं, एंड हैश फंक्शन, ये दो टेक्निकल टर्म्स अभी हमने डिस्कस किया। यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन विच एनवेलप एंड ट्रांसफॉर्म द इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जो इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इनटू अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और दूसरा जो हमारा कोडेड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना, ये मेरा अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। इन दोनों का कॉन्कैटनेशन सेंड करना होगा, ये मेरा सेकंड क्लॉज कहता है। इसका एक्सप्लेनेशन इसके नीचे है, डिस्कस करते हैं अभी। एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पसेस of this subsection, hash function means an algorithm mapping or translation of one sequence of bits into another, generally smaller। यहाँ पर smaller का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि हैश फंक्शन जब भी हम यूज करते हैं वो हमें स्मॉलर साइज का डेटा देता है, सेट नोन एज हैश रिजल्ट। यहाँ पर ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हैश फंक्शन में हमने दिया, इससे जो रिजल्ट मिला वो मेरा हैश रिजल्ट कहलाएगा, और इस h की साइज इस m की साइज से लेस होगी, और इस h को
हम इस सब्सक्राइबर के प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया। मीन्स एन एल्गोरिदम मैपिंग और ट्रांसलेशन ऑफ वन सीक्वेंस ऑफ बिट्स इनटू अनदर जनरली स्मॉलर सेट नोन एज हैश रिजल्ट। ये मेरा हैश रिजल्ट है। सच दैट an electronic record else in the same hash result every time the algorithm is executed with the same electronic record। यदि उसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर सेम हैश फंक्शन को यूज करें, सेम हैश फंक्शन को उसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर यदि हम बार बार अप्लाई करें तो उसका जो हैश रिजल्ट होगा वो मेरा सेम मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले तो हम एक हैश रिजल्ट इस हैश फंक्शन में भेज करके पास किए, इसको इनक्रिप्ट किया या डिजिटल सिग्नेचर इस पे लगाया और डिजिटल सिग्नेचर लगा करके इस इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ कॉन्कैटिनेट किया। और ये जिप करना एक्चुअली जिप हम सिर्फ साइज को रिड्यूस करने के लिए कर रहे हैं ताकि मेरा ट्रांसमिशन टाइम कम लगे, और इंटरनेट पर हमने सेंड कर दिया। अब चूंकि ए का पब्लिक की उनके नेटवर्क में जो भी पर्सन होंगे उनके पास अवेलेबल है, यहाँ हमने बी दिखाया है, तो उनके पास ये पब्लिक की अवेलेबल है। इस पब्लिक की से फिर वो इस एच को ऑब्टेन करेंगे बाय डिक्रिप्शन ऑफ द पब्लिक की ऑफ ए, और जो मैसेज हमने सेंड किया है उस मैसेज पर इसी हैश फंक्शन को फिर से यूज किया जाएगा। सेम हैश फंक्शन को ये अभी जस्ट इस क्लॉज में एक्सप्लेनेशन में कहा गया कि यदि उसी हैश फंक्शन को सेम मैसेज पर दें तो उससे जो भी रिजल्ट आएगा वो वही रिजल्ट होगा जो सेंड करने के पहले हमने इनकोड किया था। तो ये एच और ये एच दोनों यदि सेम मिलता है तो हमारा मैसेज में किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, ये हमारा मैसेज मिलता है। इस तरह से हम अपने मैसेज को विदाउट एनी मॉडिफिकेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस सेंड कर सकते हैं। अभी हम इस फिगर में जो देखे वही बात इस ए और बी में कहा गया है। टू डिराइव और रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फ्रॉम द हैश रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गोरिदम। हम उस ओरिजिनल रिकॉर्ड पर सेम फंक्शन को यूज करके सेम हैश रिजल्ट को फिर से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बी कहता है दैट टू इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स, दो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, एक जो ये इनक्रिप्टेड है और दूसरा जो इनिशियल है, कैन प्रोड्यूस द सेम हैश रिजल्ट यूजिंग द एल्गोरिथम। उसी सेम एल्गोरिथम को यूज करें तो ये दोनों एच जो हम इस नीचे में दिखाया है सेंडर पी के पास, ये दोनों एच इक्वल होंगे। क्लॉज 3 कहता है एनी पर्सन बाय द यूज ऑफ अ पब्लिक की ऑफ द सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर के पब्लिक की से कोई भी पर्सन कैन वेरीफाई द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वेरीफाई कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया। क्लॉज 4 कहता है द प्राइवेट की एंड द पब्लिक की आर यूनिक, इन दोनों के इस सब्सक्राइबर के जो प्राइवेट की होंगे और पब्लिक के होंगे ये यूनिक होंगे, दूसरा इसका कोई डुप्लीकेट नहीं होगा टू द सब्सक्राइबर, एंड कंस्टिट्यूट अ फंक्शनिंग की पेयर, और इसी को हम फंक्शनिंग की पेयर कहेंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 3 जो कि काफ़ी टेक्निकल टर्म्स था, हमने इसको फिगर से समझाने की कोशिश किया। यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो आप फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 3A है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में है। ऊपर में हम ऑथेंटिकेशन की बात किए और डिजिटल सिग्नेचर की बात किए, अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की ज़रूरत कहाँ है? यदि हम कोई फॉर्म भरते हैं या कोई रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो भी रिकॉर्ड हम दे रहे हैं उस रिकॉर्ड को भेजने वाला प्रॉपर पर्सन, ऑथराइज पर्सन है या नहीं है, इस तरह के केस में हम इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को यूज़ करते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 3, सेक्शन 3 में जो भी दिया गया है उसी को यूज करेंगे, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2, सब सेक्शन को ध्यान में रखते हुए अ सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई भी सब्सक्राइबर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकता है, और ऑथेंटिकेट करने के लिए सब्सक्राइबर अपने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेंगे बाय सच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जो कि
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी हो सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के केस में हम जनरली KYC यूज करते हैं या आधार को यूज करते हैं। सेक्शन 3 हमारा कहता है ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, और ये ऑथेंटिकेशन कैसे होगा ये सेक्शन 3 में बताया हुआ है, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 हमारा कहता है कि आप उसको किस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर से उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 3 और उसके सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है। सब्सक्राइबर में ऑथेंटिकेट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब कोई भी सब्सक्राइबर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन जो रिलायबल हो और जिनका लिस्टिंग सेकेंड शेड्यूल में दिया गया हो। हम सिर्फ उसी मेथड को यूज कर सकते हैं जो सेकेंड शेड्यूल में दिया हुआ है, जिसमें आधार और KYC ये सब दिए हुए हैं। इसके थ्रू हम इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट है, जैसे हम कोई फॉर्म भर रहे हैं या कहीं पर हम कोई चीज़ रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो डॉक्यूमेंट हमने ही भेजा है या नहीं भेजा है, इसको गवर्नमेंट या डिजिटली हम कैसे प्रूफ करेंगे। इसके लिए हमें रिलायबल टेक्निक, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक जो कि हमारा रिलायबल होना चाहिए और जिनकी लिस्टिंग इस सेकेंड शेड्यूल में दी गई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। For the purpose of this section, any electronic signature or electronic authentication technique shall be considered reliable. अब वैसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक रिलायबल माना जाएगा जो इस सेक्शन 3A के सेकेंड क्लॉज के सबसेक्शंस में दिए गए हैं। फर्स्ट कहता है द सिग्नेचर क्रिएशन डेटा और द ऑथेंटिकेशन डेटा आर विद इन द कंटेक्स्ट इन विच दे आर यूज लिंक टू द सिग्नेटरी और एज द केस में बी द ऑथेंटिकेटर एंड टू नो अदर पर्सन। इस तरह का जो भी सिग्नेचर क्रिएट होगा प्राइवेट की से, वो या आधार से जो भी हम सिग्नेचर क्रिएट करेंगे वो ऑथेंटिकेटर ही हो, ऑथेंटिकेटर के सिवाय कोई दूसरा पर्सन नहीं होना चाहिए। The signature creation data or the authentication data were at the time of signing under the control of the signatory as the case may be, the authenticator and no other person. जिस वक्त हम साइन कर रहे हैं उस वक्त सिर्फ ऑथेंटिकेटर और साइनिंग और सिग्नेटरी ही वहाँ पे होने चाहिए, कोई दूसरा पर्सन नहीं होना चाहिए, तभी वो रिलायबल माना जाएगा। एनी अल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर एफिक्सिंग सच सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल। यदि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बाद किसी तरह का एनी अल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड आफ्टर एफिक्सिंग, यदि एफिक्स करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में किसी तरह का भी चेंजेज आता है तो उसे डिटेक्ट किया जा सके, ऐसा हमारा एल्गोरिदम होना चाहिए, तभी हम उसको रिलायबल मानेंगे। एनी अल्टरेशन टू द इंफॉर्मेशन मेड आफ्टर द ऑथेंटिकेशन बाय द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल। तो यदि कोई इंफॉर्मेशन में चेंजेज हुआ है आफ्टर ऑथेंटिकेशन तो वो भी डिटेक्ट कर पाए, ये हमारा टेक्निक में फैसिलिटी होनी चाहिए। यदि ये सभी फैसिलिटीज हमारे उस टेक्निक में हैं तो हम उसको रिलायबल कहेंगे। और ये कहता है इट फुलफिल्स सच अदर कंडीशंस विच में बी प्रिस्क्राइब्ड, और ये जो भी कंडीशंस होंगे ये सब प्रिस्क्राइब्ड होने चाहिए। 3A का क्लॉज 3 कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining whether electronic signature is that of the person by whom it is purported to have been affixed or authenticated। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये प्रिस्क्राइब कर सकता है कि जो ऑथेंटिकेट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को वो इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाए, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एश्योर कर सकती है। फोर्थ क्लॉज कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन by notification in the official gazette
add to or omit any electronic signature, electronic authentication technique and the procedure for affixing such signature from the second schedule. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी नोटिफिकेशंस के द्वारा, ऑफिशियल या गजेट के द्वारा, वो जो भी सेकेंड शेड्यूल में ऑथेंटिकेशन टेक्निक दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक दिए गए हैं, उसको चेंज कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। इसका एक प्रोविजो क्लॉज है, प्रोवाइडेड दैट नो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और ऑथेंटिकेशन टेक्निक शैल बी स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल अनलेस सच सिग्नेचर और टेक्निक इज रिलायबल। प्रोविजो क्लॉज कहता है कि सेकेंड शेड्यूल में वैसा कोई भी ऑथेंटिकेशन टेक्निक या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर नहीं मेंशन किया जा सकता है जो रिलायबल नहीं हो। और रिलायबल होने के ये जो कंडीशन दिए हुए हैं, इस पर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, A, B, C, D एंड E। ये 5 कंडीशंस इसमें अप्लाई होने चाहिए, तभी वो रिलायबल माना जाएगा। Every notification issued under subsection 4 shall be laid before each house of parliament। यदि किसी नोटिफिकेशन के द्वारा सबसेक्शन 4 जो यहाँ पे दिया गया है को हम यूज करना चाहते हैं, तो उस नोटिफिकेशन को हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पहले सेंड करना होगा। तो ये हमारे 5 क्लॉज थे सेक्शन 3A के, और सेक्शन 3 में हमारे जो क्लॉजेस थे वो 1, 2, 3 और 4, ये 4 हमारे इसमें भी क्लॉज थे।